अध्याय 60 चुने जाने का भार भाग 2। एलिरा के कमरे से जाने के बाद कई घंटे बीत गए। कमरा एक बार फिर शांत हो चुका था। एलेक्स अब भी बिस्तर पर लेटा हुआ छत को देख रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। एलिरा द्वारा कही गई हर बात बार बार उसके मन में गूंज रही थी। लेडी लिसारा, मिस ऑरेलिन, डेथ गेम, सिंहासन और उन सभी लोगों का दर्द जो उसकी बेहोशी के दौरान सहना पड़ा। धीरे धीरे रात ने पूरे ग्रेफार्ड पैलेस को अपनी आगोश में ले लिया। काफी देर तक सोचने के बाद एलेक्स ने आखिर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने मन ही मन एक निर्णय लिया, मुझे प्रशिक्षण शुरू करना होगा। लेकिन अगले ही पल उसने खुद ही अपना सिर हिला दिया। उसके कॉन्स्टिट्यूशन की पहली सील खुल चुकी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अचानक शक्तिशाली बन गया था। उसके शरीर में क्या बदलाव आए हैं? क्लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन वास्तव में क्या है? ब्लड हंट कितना बदल चुका है? इनमें से किसी भी बात को वह अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाया था। सिर्फ शक्ति मिल जाना और उसे नियंत्रित कर पाना, दो बिल्कुल अलग बातें थीं। उसे अभ्यास करना था, अपने नए शरीर को समझना था, लेकिन आज नहीं। उससे पहले कुछ ऐसे लोग थे जिनसे मिलना उसके लिए जरूरी था। उनसे मिले बिना वह प्रशिक्षण शुरू नहीं कर सकता था। अगली सुबह महल की खिड़कियों से आती सूरज की पहली किरणें कमरे में फैलने लगी। एलेक्स धीरे धीरे बिस्तर से नीचे उतरा। इस बार उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने सावधानी से अपने दोनों पैर जमीन पर रखे। पूरा शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर चलना ही भूल गया हो। फिर भी उसने पहला कदम आगे बढ़ाया। एक कदम, फिर दूसरा। धीरे धीरे वह चलने की कोशिश करने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा पहली बार चलना सीख रहा हो। कमरे के एक कोने में खड़ी द रेनबोज की वही महिला चुपचाप उसे देख रही थी। वह जानबूझकर आगे नहीं बढ़ी। वह चाहती थी कि एलेक्स खुद अपने शरीर को संतुलित करना सीखे। एलेक्स ने कुछ और कदम बढ़ाए। उसकी सांसें भारी होने लगीं। उसके पैर कांपने लगे। फिर अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया। वह आगे की ओर गिरने लगा, लेकिन गिरने से पहले ही एक परिचित हाथ ने उसे संभाल लिया। वही महिला जिसने पिछली बार भी उसे गिरने से बचाया था। उसने बिना कुछ कहे एलेक्स को सहारा दिया। फिर शांत स्वर में बोली, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। तुम्हारा शरीर पूरी तरह संभला नहीं है। उसे थोड़ा और समय चाहिए। एलेक्स ने उसकी ओर देखा। मुझे पता है, लेकिन मुझे एक जरूरी जगह जाना है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। महिला ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हें इस हालत में बाहर नहीं जाने दूंगी। ये सुरक्षित नहीं है। एलेक्स ने कोई बहस नहीं की। वह बस शांत होकर उसकी आंखों में देखता रहा। उसकी आंखों में दिखाई दे रहा संकल्प बिना एक शब्द बोले सब कुछ कह रहा था। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। आखिरकार महिला ने गहरी सांस ली। तुम वाकई बहुत जिद्दी हो। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मुझे यकीन न हो जाए कि तुम खुद चल सकते हो। एलेक्स के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। धन्यवाद। महिला ने उसका एक हाथ अपने कंधे पर रखा। फिर दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हर कदम पहले से थोड़ा बेहतर था। जब भी एलेक्स लड़खड़ाता, वह तुरंत उसे संभाल लेती। जब भी उसका संतुलन बिगड़ता, वह बिना कुछ कहे उसे फिर सीधा खड़ा कर देती। कुछ देर बाद वे महल के मुख्य गलियारे तक पहुंच गए। महिला ने धीरे से अपना सहारा हटा लिया। वह कुछ कदम दूर खड़ी होकर एलेक्स को देखने लगी। इस बार वह बिना गिरे अपने पैरों पर चल रहा था।
उसकी चाल अब भी धीमी थी, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा स्थिर थी। महिला ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लगता है तुम्हारे शरीर को चलना फिर से याद आने लगा है। एलेक्स ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं आगे चला जाऊंगा। तुम्हारा धन्यवाद। महिला ने शांत भाव से सिर हिलाया। मैं मास्टर ऑरलिन को सूचना देने जा रही हूं कि तुम अपने कमरे से बाहर निकल चुके हो। इतना कहकर वह दूसरे गलियारे की ओर मुड़ गई। एलेक्स कुछ क्षण उसे जाता हुआ देखता रहा, फिर उसने अपनी नजर सामने उठाई। महल का सबसे बड़ा कक्ष, लेडी लिसारा का कार्यालय। उसके मन में अब सिर्फ एक ही बात थी, कुछ सवाल जिनका जवाब सिर्फ ग्रेफार्ड की शासक ही दे सकती थीं। कुछ ही क्षण बाद एलेक्स उस विशाल दरवाजे के सामने खड़ा था। उसने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से शांत आवाज आई, अंदर आइए। एलेक्स ने दरवाजा खोला और धीरे धीरे कक्ष के भीतर प्रवेश कर गया। एलेक्स धीरे धीरे कमरे के भीतर दाखिल हुआ। विशाल कक्ष के बीचों बीच लेडी लिसारा अपने मेज के पीछे बैठी थीं। उनके सामने रिपोर्टों का ढेर लगा हुआ था। ग्रेफार्ड का नक्शा, पुनर्निर्माण की योजनाएं, सेना की रिपोर्ट, राज्य के अलग अलग हिस्सों से आए संदेश। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन एक शासक का युद्ध अभी भी जारी था। जैसे ही उन्होंने एलेक्स को देखा, उनकी आंखों में हल्का सा आश्चर्य उभरा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी अपने पैरों पर चलने लगेगा, लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा फिर शांत हो गया। उन्होंने अपने हाथ की रिपोर्ट बंद की। तो आखिरकार तुम अपने बिस्तर से बाहर निकल ही आए। एलेक्स ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। आशा है मैं आपको परेशान नहीं कर रहा। लिसारा हल्का सा मुस्कुराई। पिछले 2 हफ्तों में तुमने पूरे महल को जितना परेशान किया है, उसके बाद एक बार और सही। दोनों हल्का सा मुस्कुराए। लिसारा ने सामने रखी कुर्सी की ओर इशारा किया। बैठ जाओ, अभी तुम्हारा शरीर ज्यादा देर खड़े रहने की इजाजत नहीं देगा। एलेक्स चुपचाप बैठ गया। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। आखिरकार लिसारा ने ही बात शुरू की। मुझे लगता है व्हाइट वेल ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा। तो बताओ, क्या तुम मुझसे बहस करने आए हो? एलेक्स ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, मैं बहस करने नहीं आया, मैं समझने आया हूं। लिसारा ने अपनी उंगलियां आपस में जोड़ लीं। तो पूछो। एलेक्स ने सीधे उनकी आंखों में देखा। मैं समझता हूं कि आपने एलिरा को मुझसे दूरी बनाए रखने के लिए क्यों कहा। शायद मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं आपकी वजह समझ सकता हूं। वह कुछ पल रुका, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि आपको क्यों लगा कि मैं अपना रास्ता भूल जाऊंगा। आप मेरा लक्ष्य जानती हैं। आप जानती हैं कि मेरे पास सिर्फ 5 साल हैं। मैं अपना उद्देश्य नहीं भूला हूं, मेरा संकल्प भी नहीं बदला। फिर आपको क्यों लगा कि मेरे किसी अपने का साथ मेरी ताकत बनने की बजाय मेरी कमजोरी बन जाएगा? कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। लिसारा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह बस कुछ पल तक एलेक्स को देखती रही, मानो उसके भीतर आए बदलाव को परख रही हो। फिर एलेक्स ने दूसरा सवाल पूछा, और एक बात, आपने मास्टर ऑरेलिन को सजा मिलने क्यों दी? आप जानती थीं कि उन्होंने जो किया वह ग्रेफार्ड की रक्षा के लिए किया था। फिर भी आपने उन्हें नहीं रोका। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उस शांति के पीछे छिपा दर्द लिसारा साफ महसूस कर सकती थी। कुछ पल बाद उन्होंने गहरी सांस ली। तो ऑरेलिन ने तुम्हें अपने और तुम्हारे बीच का संबंध बता दिया? एलेक्स ने सिर हिलाया। जी। लिसारा हल्का सा मुस्कुराई। अच्छा हुआ, कम से कम
मुझे ये बात समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर उनका चेहरा गंभीर हो गया। तुमने पूछा, मैंने उन्हें क्यों नहीं बचाया? क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एलेक्स शांत बैठा रहा। लिसारा अपनी कुर्सी से उठी, धीरे धीरे खिड़की तक चली गई। बाहर ग्रेफार्ड फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। मजदूर काम कर रहे थे, सैनिक गश्त दे रहे थे, लोग अपनी जिंदगी वापस पटरी पर लाने में लगे थे। लेकिन उन्हें पता था कि यह शांति कितनी नाजुक थी। पूरा राज्य बंट चुका था। कुलीन परिवार सजा की मांग कर रहे थे। सेना 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। परिषद मेरे हर फैसले पर सवाल उठा रही थी। मैं ऑरेलिन की रक्षा हमेशा नहीं कर सकती थी। अगर मैं इनकार करती तो ग्रेफार्ड गृहयुद्ध में बदल जाता। कुछ पल तक वह खामोश रही, फिर धीरे से बोली, लेकिन एक और वजह भी है। एलेक्स ध्यान से सुनने लगा। लिसारा की आवाज पहले से कहीं धीमी हो गई। मैं ये सिंहासन छोड़ ही नहीं सकती। उन्होंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर एलेक्स की ओर देखा। इस महल के नीचे कोई सो रहा है। एलेक्स की आंखें सिकुड़ गईं। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी जागना नहीं चाहिए। कमरे में सन्नाटा फैल गया। जिस दिन मैं इस सिंहासन से हट गई, उस दिन महल के नीचे लगी मुहर कमजोर पड़ जाएगी, और अगर वह मुहर टूट गई तो वह जाग जाएगा। उन्होंने एलेक्स की आंखों में देखते हुए कहा, और जिस दिन वह जागा, ग्रेफार्ड का अंत तय होगा। एलेक्स कुछ नहीं बोला। वह समझ गया था, यह कोई राजनीतिक चाल नहीं थी। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे लिसारा अपने कंधों पर अकेले ढो रही थी। लिसारा ने आगे कहा, इसीलिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। अपना सिंहासन, अपनी प्रतिष्ठा, अपना भविष्य, सब कुछ। फिर उन्होंने सीधे एलेक्स की ओर देखा। अब मैं तुमसे पूछती हूं, क्या तुम जीतोगे? क्या तुम ग्रेफार्ड के लिए जीतोगे? मेरे लिए जीतोगे? एलेक्स ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ उनकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में जरा सा भी संदेह नहीं था, बस अटल विश्वास। लिसारा मुस्कुराई। समझ गई, शायद यही जवाब मेरे लिए काफी है। कुछ क्षण बाद उन्होंने फिर कहा, अब एलिरा की बात। एलेक्स ने उनकी ओर देखा। लिसारा ने गहरी सांस ली। जब मैंने पहली बार तुम दोनों को साथ देखा तो मुझे लगा कि मैं ईर्ष्या कर रही हूं। एलेक्स थोड़ा चौंक गया। लिसारा हल्के से हंस दी। अजीब है ना, मैं चाहती थी कि जब तुम्हें किसी की जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास आओ। लेकिन उस रात के बाद मुझे एक बात समझ आ गई। वह धीरे धीरे वापस अपनी कुर्सी के पास आ गई। तुम्हारा भविष्य साधारण नहीं है। तुम प्राचीन शासकों का रक्त लेकर पैदा हुए हो। तुम गॉडेस के छोटे भाई हो, और तुम्हारे आगे का रास्ता बहुत कठिन है। उन्होंने कुछ पल रुककर कहा, मैं नहीं चाहती कि कोई भी तुम्हारे दिल की बेड़ियां बन जाए। मेरा काम तुम्हारे रास्ते से हर रुकावट हटाना है। जब मैंने एलिरा को तुम्हारे इतना करीब देखा तो मुझे लगा वह तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगी। इसीलिए मैंने उसे तुमसे दूरी बनाए रखने को कहा। एलेक्स धीरे धीरे अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसका शरीर अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ थी। लेडी लिसारा, उन्होंने उसकी ओर देखा, आप जानती हैं मेरी रगों में कौन सा रक्त बहता है, तो उस इंसान पर भी भरोसा कीजिए जो उस रक्त को लेकर जी रहा है। कृपया मेरे लिए मेरा रास्ता मत चुनिए। मेरा भविष्य मुझे खुद तय करने दीजिए। अगर एलिरा
मेरे रास्ते की रुकावट बनेगी तो उसका फैसला भी मैं करूंगा, और अगर वही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनी तो वह फैसला भी मेरा होगा। लिसारा बस उसे देखती रही। काफी देर तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। फिर लिसारा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी, मानो उन्हें पहली बार एहसास हुआ हो कि उनके सामने बैठा लड़का अब सिर्फ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी उन्हें रक्षा करनी थी। वह अपना रास्ता खुद चुनने लगा था। एलेक्स ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया, फिर बिना कुछ और कहे कमरे से बाहर निकल गया। अब उसका अगला कदम तय था। उसे मास्टर ऑरेलिन से मिलना था। लेडी लिसारा के कक्ष से बाहर निकलने के बाद एलेक्स अपने कमरे की ओर नहीं लौटा। वह सीधे महल के उस हिस्से की ओर बढ़ गया जहां बहुत कम लोग आते जाते थे। गलियारा असामान्य रूप से शांत था। कुछ सेवक रास्ते में मिले। उन्होंने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। एलेक्स ने भी हल्की मुस्कान के साथ उनका अभिवादन किया और आगे बढ़ता गया। कुछ ही देर बाद वह एक बड़े लकड़ी के दरवाजे के सामने आकर रुक गया। उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी। उसे पहले ही एहसास हो चुका था। यही मास्टर ऑरलिन का कक्ष था। दरवाजे के ठीक सामने वही महिला खड़ी थी जिसने सुबह उसे चलने में सहारा दिया था। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी मूर्ति को वहां स्थापित कर दिया गया हो। जैसे ही एलेक्स उसके सामने पहुंचा, वह एक कदम आगे बढ़ी और शांत स्वर में बोली, मुझे क्षमा करें, मास्टर ऑरलिन अभी किसी से नहीं मिल रही हैं। एलेक्स ने सम्मानपूर्वक सिर झुका दिया। मैं समझता हूं, लेकिन मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है। महिला ने बिना किसी भाव के सिर हिलाया। मुझे आदेश दिया गया है कि किसी को भी अंदर न जाने दूं। एलेक्स ने कोई बहस नहीं की। वह बस वहीं खड़ा रहा। दोनों के बीच कुछ पल तक खामोशी छाई रही। तभी कमरे के भीतर से एक मधुर आवाज सुनाई दी, केलिन, उसे अंदर आने दो। वह तुम्हारी सीनियर सिस्टर्स जितना ही जिद्दी है, शायद उनसे भी ज्यादा। हल्की सी हंसी कमरे के भीतर गूंज उठी। अगर तुमने उसे नहीं आने दिया तो वह यहीं खड़ा रहेगा। उसे अंदर आने दो। महिला ने धीरे से सिर झुकाया। जैसा आदेश मास्टर। वह एक तरफ हट गई। तभी एलेक्स को पहली बार उसका नाम पता चला, केलिन। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, उसने अभी अभी ऑरलिन को मास्टर कहा था। उसके मन में कई बातें एक साथ जुड़ने लगीं। बिना एक पल गवाए उसने दोनों हाथ अपने सीने के सामने जोड़ लिए। फिर थोड़ा झुककर वही पारंपरिक अभिवादन किया जो सेराफीने ने उसे सिखाया था। केलिन कुछ क्षण तक उसे देखती रही। फिर उसने भी हल्का सा सिर झुकाकर उस अभिवादन को स्वीकार कर लिया। एलेक्स मुस्कुराया। धन्यवाद सीनियर सिस्टर। केलिन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पहली बार उसके चेहरे पर बहुत हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। इतनी हल्की कि अगर कोई ध्यान न दे तो शायद उसे देख भी न पाए। एलेक्स ने धीरे से दरवाजा खोला और भीतर प्रवेश कर गया। कमरे के भीतर का दृश्य उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। न कोई शाही सजावट, न सोने चांदी का सामान, सिर्फ किताबें, प्राचीन ग्रंथ, पुरानी पांडुलिपियां, दीवार पर सलीके से टंगे कई हथियार, और खिड़की के पास मास्टर ऑरलिन शांत भाव से बैठी चाय पी रही थीं। उन्होंने एलेक्स की ओर देखा और मुस्कुरा दी। एलेक्स तुरंत पहले से भी अधिक झुककर उन्हें प्रणाम किया। मास्टर। ऑरलिन हल्के से हंस पड़ी। अच्छा, तो सेराफीने ने तुम्हें ठीक से सिखाया है। मुझे लगा था निरा की ट्रेनिंग ने तुम्हें थोड़ा रूखा बना दिया होगा, लेकिन लगता है मेरी चिंता बेकार थी। एलेक्स सीधा खड़ा हो गया। मेरे मास्टर्स बहुत अच्छे थे। ऑरलिन ने भौं उठाई। सच? और तुम्हें इतना विश्वास कैसे हुआ कि मैं सचमुच उनकी मास्टर हूं? अगर यह सब सिर्फ एक नाटक हो तो? अगर मैं तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रही हूं तो?
एलेक्स बिना झिझक मुस्कुराया। मैंने इस संभावना के बारे में सोचा था, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे संकेत थे जिन्होंने सारी तस्वीर साफ कर दी। ओरलिन अब पूरी रुचि से उसे देखने लगी। बताओ, एलेक्स ने धीरे से कहना शुरू किया। पहला संकेत, मास्टर निरा थीं। उन्हें ग्रेफार्ड के ऐसे रहस्य पता थे जो किसी बाहरी व्यक्ति को कभी नहीं पता हो सकते। दूसरा संकेत, मास्टर सेराफीने थीं। जब मैं उनसे अलग हुआ, उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने मेरा पीछा भी नहीं किया। एलेक्स हल्का सा मुस्कुराया। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। अगर उन्हें जरा भी लगता कि मैं खतरे में हूं, तो वे पूरी दुनिया उलट देती। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसका मतलब था, उन्हें पहले से पता था कि मैं सुरक्षित हूं। ओरलिन बिना कुछ बोले सुनती रही। एलेक्स आगे बोला। तीसरा संकेत, वुल्फ मास्क था। आपने वह मास्क मुझे यूं ही नहीं दिया था। आप चाहती थीं कि मैं उसे इस्तेमाल करूं। यानी आप पहले से जानती थीं कि मैं लेडी लिसारा की योजना का हिस्सा बनने वाला हूं। यह संयोग नहीं था, यह पहले से बनाई गई योजना थी। पहली बार ओरलिन के चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। एलेक्स ने आगे कहा, और आखिरी संकेत, आप खुद थीं। ओरलिन चुपचाप उसे देखती रही। मैंने टूर्नामेंट के दौरान आपकी नजरों को कई बार देखा। जब आप अपने दुश्मनों को देखती हैं, तो आपकी आंखों में छिपा हुआ क्रोध साफ दिखाई देता है। आप उसे छिपाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह पूरी तरह छिपता नहीं। लेकिन जब आप लेडी लिसारा को देखती हैं, तो आपकी आंखों में भरोसा होता है। और जब आप मुझे देखती हैं, तो वही नजर दिखाई देती है जो सेराफीने और निरा मुझे देखते समय रखती थीं। विश्वास, उम्मीद और अपने शिष्य के लिए चिंता। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। कुछ पल तक ओरलिन बस उसे देखती रही। फिर अचानक वह हंस पड़ी। इस बार वह सचमुच दिल से हंसी थी। बहुत अच्छा एलेक्स, मेरी शिष्याओं ने तुम्हें सिर्फ तलवार चलाना ही नहीं सिखाया, उन्होंने तुम्हें लोगों को पढ़ना भी सिखाया है। उन्होंने अपनी बाहें मोड़ लीं। तो अब बताओ, तुम यहां क्यों आए हो? एलेक्स ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया। मास्टर, मैं आपकी सजा के निशान देखना चाहता हूं। ओरलिन की मुस्कान एक ही पल में गायब हो गई। उन्होंने अविश्वास से एलेक्स की ओर देखा। शायद उन्होंने बहुत से सवालों की उम्मीद की थी, लेकिन यह सवाल उनकी कल्पना से भी बाहर था। ओरलिन कुछ क्षण तक चुप रही। उन्होंने बस एलेक्स को देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। नहीं, यह उचित नहीं होगा। एलेक्स ने बिना झिझक उत्तर दिया। मैं जिज्ञासा की वजह से नहीं पूछ रहा, मास्टर। मैं उन्हें देखना चाहता हूं। ओरलिन ने अपनी बाहें मोड़ लीं। क्यों? एलेक्स ने बिना एक पल सोचे उत्तर दिया। क्योंकि वो घाव मेरी मास्टर ने सहे हैं। मैं ऐसे नहीं मान सकता कि कुछ हुआ ही नहीं। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। दरवाजे के पास खड़ी केलिन भी चुपचाप दोनों को देख रही थी। आखिरकार ओरलिन ने लंबी सांस ली। तुम वाकई सेराफीने से भी ज्यादा जिद्दी हो। वह हल्का सा मुस्कुराई। सचमुच तुम मेरे ही शिष्यों के शिष्य हो। धीरे धीरे उन्होंने एलेक्स से पीठ फेर ली, फिर अपनी पोशाक का ऊपरी हिस्सा इतना नीचे किया कि उनकी पीठ दिखाई देने लगी। कमरे में एक पल के लिए समय जैसे थम गया। एलेक्स की सांस रुक गई। कुछ दिन पहले तक जो पीठ बिल्कुल निर्दोष थी, आज उस पर अनगिनत कोड़ों के निशान थे। कुछ घाव भरने लगे थे, कुछ अब भी गहरे लाल थे। कई जगह त्वचा पूरी तरह फट चुकी थी, इलाज न मिलने की वजह से। कुछ घावों में हल्का संक्रमण भी हो चुका था, और नमक मिले ठंडे पानी ने उन घावों को और भी भयावह बना दिया था। एलेक्स धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। हर कदम पहले से भारी लग रहा था। उसने कांपते हाथ से एक गहरे घाव को हल्के से छू लिया। उसी क्षण सब कुछ बदल गया। आह!
एलेक्स दर्द से कराह उठा। उसने दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिए। उसके माथे की नसें उभर आईं। सांसें तेज हो गईं। पूरा शरीर कांपने लगा। ओरलिन तुरंत उसकी ओर मुड़ी। एलेक्स। उन्होंने तुरंत उसे संभाल लिया। क्या हुआ एलेक्स? लेकिन एलेक्स अब उनकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। चारों ओर अंधेरा छा गया। फिर एक एक करके दृश्य उभरने लगे। यह कोई भ्रम नहीं था। यह यादें थीं, लेकिन उसकी अपनी नहीं। उसने एक विशाल चौक देखा। बीच में बंधी हुई ओरलिन, चारों ओर खड़ी भीड़, कुलों के मुखिया, बुजुर्ग, प्रभावशाली परिवार, एक एक करके हर चेहरा उसकी आंखों के सामने आने लगा। हर वह व्यक्ति जिसने ओरलिन पर कोड़ा चलाया था, हर वह व्यक्ति जो मुस्कुरा रहा था, हर वह व्यक्ति जिसने उनकी पीड़ा देखकर आनंद लिया था, हर चेहरा मानो उसके रक्त में दर्ज होता चला गया। उसे उनके नाम नहीं पता थे, उसे उनका परिचय नहीं पता था, लेकिन उसका ब्लड हंट उनके रक्त को पहचान चुका था। कुछ ही क्षण बाद सारे दृश्य अचानक समाप्त हो गए। एलेक्स ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी सांसें अब भी तेज चल रही थीं। ओरलिन उसके सामने घुटनों के बल बैठी थी। केलिन भी उनके पास आ चुकी थी। दोनों की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कुछ पल तक एलेक्स चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मैंने उन्हें देख लिया, हर एक को, उनके चेहरे मुझे याद हैं। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। एलेक्स ने आगे कहा, मैं उनके रक्त को भी पहचानता हूं। ओरलिन का चेहरा एकदम बदल गया। नहीं, उन्होंने अविश्वास से सिर हिलाया। यह संभव नहीं है। उन्होंने तुरंत एलेक्स के दोनों कंधे पकड़ लिए। निरा ने कभी इसका जिक्र नहीं किया, सेराफीने ने भी नहीं। एलेक्स, तुमने आखिर देखा क्या है? एलेक्स ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जैसे ही मैंने आपके घाव को छुआ, मुझे उन सभी लोगों की यादें दिखाई देने लगीं, जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई थी। मुझे नहीं पता यह कैसे हुआ, लेकिन अब मैं उन सबको पहचान सकता हूं। ओरलिन धीरे धीरे पीछे हट गई। उनके चेहरे पर पहली बार घबराहट दिखाई दी। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, ब्लड हंट विकसित हो गया है। केलिन की आंखें भी फैल गईं। ओरलिन ने उसकी ओर देखा। केलिन, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? केलिन ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं मास्टर, मैं रक्त का पीछा कर सकती हूँ, उसकी दिशा महसूस कर सकती हूँ, लेकिन रक्त में छिपी यादें देखना मैंने कभी नहीं सुना। ओरलिन ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। तो वास्तव में इसका एवोल्यूशन हो चुका है। उन्होंने एलेक्स की ओर देखा। जब ब्लड हंट इस स्तर पर पहुंचता है, तो वह सिर्फ रक्त का पीछा नहीं करता, वह रक्त की स्मृतियों को भी पढ़ सकता है। एलेक्स शांत खड़ा रहा। अब उसे समझ आ गया था कि उनके घाव को छूते ही उसे इतना असहनीय दर्द क्यों महसूस हुआ। फिर उसने धीरे से कहा, मास्टर, चिंता मत कीजिए, मैं अभी कुछ नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि अभी मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन जिस दिन मैं योग्य बनूंगा, उस दिन मैं उन्हें उनके कर्मों का उत्तर जरूर दूंगा। उसने सम्मानपूर्वक सिर झुका दिया, बदले की भावना से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अपने मास्टर का सम्मान लौटाना हर शिष्य का कर्तव्य होता है। आप मेरे मास्टर्स की मास्टर हैं, इसलिए आप मेरी भी मास्टर हैं। कुछ क्षण तक ओरलिन कुछ नहीं बोली। फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने केलिन की ओर देखा। लगता है अब हमारी योजना बदलनी होगी। केलिन तुरंत सीधी खड़ी हो गई। जी मास्टर, ओरलिन ने कहा, कल से एलेक्स की ट्रेनिंग तुम कराओगी। केलिन पहली बार सचमुच चौंक गई। मैं? ओरलिन ने सिर हिलाया। उसका ब्लड हंट अभी अस्थिर है, और यहां मौजूद सभी लोगों में उसे नियंत्रित करना सिखाने के लिए
सबसे योग्य तुम हो। केलिन कुछ क्षण तक चुप रही, फिर सम्मानपूर्वक बोली, जैसा आदेश मास्टर। ओरलिन ने एलेक्स की ओर देखा। अगले 2 सप्ताह सुबह की ट्रेनिंग केलिन के साथ होगी। वह तुम्हें ब्लड हंट पर नियंत्रण करना सिखाएगी। फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। और हर शाम तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे। एलेक्स की आंखों में चमक आ गई। उसने गहराई से झुककर प्रणाम किया। धन्यवाद मास्टर। अचानक ओरलिन ने मुस्कुराते हुए केलिन से कहा, और हाँ, अपने इस जूनियर का अच्छे से ध्यान रखना। यह सेराफीने का सबसे प्रिय शिष्य है। पहली बार केलिन के शांत चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान दिखाई दी। जी मास्टर। ओरलिन ने संतोष से सिर हिलाया। अच्छा, अब तुम दोनों जाओ। इस बूढ़ी औरत को थोड़ा आराम करने दो। एलेक्स और केलिन ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर दोनों ने एक साथ झुककर कहा, जैसा आदेश मास्टर। दोनों धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गए। दरवाजा धीरे से बंद हो गया। कमरे में फिर शांति छा गई। ओरलिन खिड़की की ओर देखने लगी। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। कई वर्षों बाद उन्हें पहली बार लगा कि शायद भविष्य अब भी उम्मीद से भरा हुआ है। तो आपने अभी सुना द ब्रोकन रियल्म का चैप्टर 60 पार्ट 2। आज एलेक्स को अपनी विकसित होती हुई ब्लड हंट शक्ति का पहला सच्चा रहस्य पता चला। अपनी मास्टर के घावों को केवल एक बार छूते ही वह उन यादों को देख सका जो खून के भीतर छिपी हुई थीं। एक ऐसी शक्ति जिसके जागने की उम्मीद खुद मिस ऑरेलिन ने भी नहीं की थी। लेकिन यह अकेला आश्चर्य नहीं था। कल से केलिन स्वयं एलेक्स को उसकी ब्लड हंट शक्ति पर नियंत्रण करना सिखाएगी। और हर शाम मिस ऑरेलिन खुद एलेक्स को प्रशिक्षण देंगी। पहली बार चुने हुए व्यक्ति का वास्तविक प्रशिक्षण शुरू होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी भी बाकी है। आखिर एलेक्स की ब्लड हंट इतनी अलग कैसे विकसित हुई? उसके खून में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो बीते हुए समय की यादों को भी संजोकर रख सकता है? और इस शक्ति को पूरी तरह हासिल करने के लिए एलेक्स को आखिर क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? चैप्टर 60 की कहानी पार्ट 3 में आगे जारी रहेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें ओरिजिनल फैंटेसी कहानियां और ऑडियो बुक पसंद हैं। आपका साथ द ब्रोकन रियल्म को आगे बढ़ने की ताकत देता है। तब तक अपना ख्याल रखिए। यह है द ब्रोकन रियल्म बाय अनीह राय। मिलते हैं चैप्टर 60 पार्ट 3 में।